Welcome to the third episode of Upstart, powered by Tech Hub and HR Knowledge Cafe. We're thrilled to continue this series of episodes highlighting some of the most innovative startups of Pakistan. Each episode brings you the stories of entrepreneurs who are working together and shaping the future. I'm your host, Hadika Bukhari. Let's get started. Today, we have a very exciting conversation lined up with a startup that is doing something very remarkable in the field of sustainability. We have the founder of Relife with us, who is also the CEO. Welcome to the episode, Mudassir. बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट री लाइफ, आप प्लीज़ इंट्रोड्यूस करवा दें कि री लाइफ है क्या और री लाइफ काम क्या करती है. री लाइफ बेसिकली एक इको फ्रेंडली स्टार्टअप है. हम जिसमें है वो इको फ्रेंडली पेंसिल्स बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वेस्ट पेपर, बिकॉज हमारे लैंडफिल वेस्ट पे 26% वेस्ट पेपर है और पाकिस्तान में हर साल 80 लाख दरख्त कट होते हैं सिर्फ वुडन पेंसिल्स को बनाने के लिए. सो री लाइफ ने क्या किया, री लाइफ ने सोल्यूशन दिया इन सब प्रॉब्लम्स का अपनी प्रोडक्ट के थ्रू. वी आर मेकिंग इको फ्रेंडली पेंसिल्स और हमने जो है वो पेंसिल के टिप में जो है वो सीड्स ऐड कर दी हैं. आप पेंसिल यूज़ करने के बाद इन सीड्स को प्लांट कर सकते हैं जिससे पौधा हो गया और ये सीड्स कस्टमाइज हैं. सो ये बेसिकली री लाइफ दिस इज समथिंग वेरी अनकॉमन. वी डू नॉट सी समथिंग लाइक दैट एवरी डे. तो ये सीड्स पेंसिल्स के अंदर ये आइडिया आपको किस तरह से आया? अब बेसिकली जो मेरा ताल्लुक़ है, मैं ज़रा बैकवर्ड एरिया से हूँ, तो बचपन में जो मेरा गांव में गुजरा. सो हमें गांव में आप देखते हैं बहुत एक अच्छा इन्वायरमेंट देखने को मिलता है. बट जब हम लाहौर मूव हुए, सो लाहौर में मैंने देखा जी इन्वायरमेंट बहुत इश्यूज़ हैं और ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट एक्शन की हमें ज़रूरत है, स्मोक बहुत ज़्यादा है. सो अपनी यूनिवर्सिटी लेवल पे मैंने सोचा कि मुझे जो है ना पर्सनली कुछ करना चाहिए, बिकॉज़ प्रॉब्लम का सबको पता है प्रॉब्लम है, बट उसका सोल्यूशन क्या है वो सोल्यूशन की तरफ कोई नहीं जाता. सो देन हमारी यूनिवर्सिटी में एक इंक्यूबेशन सेंटर है द इनोवेशन हब के नाम से. मैं उधर गया और मैंने जो है वो चीज़ों को अडॉप्ट किया कि उधर डिफरेंट स्टार्टअप्स बैठे होते हैं, एक को वर्किंग स्पेस है स्टार्टअप्स के लिए. सो देन मैंने रिसर्च की. रिसर्च में जो मैंने बताया जी कि 80 लाख दरख्त कट हो रहे हैं, लैंडफिल वेस्ट पे पेपर वेस्ट हो रहा है, तो तब मेरे माइंड में आया क्यों ना हम वेस्ट पेपर की हेल्प से पेंसिल्स बनाएं. सो देन जब आइडिया आ गया पेंसिल बनाएं किस तरीके से, ये थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल प्रोसीजर था कि एक मशीन से जो चीज़ बन रही है उसको हाथ से कैसे बनाना है. तो इस पेंसिल को इधर तक लाते लाते जो है वो मुझे 3 मंथ लग गए. 3 मंथ के बाद जो वो पेंसिल प्रॉपर एक अच्छी लुक में बनी और देन वो शॉप हुई. तो 3 मंथ बाद जो है वो हमारे से हाथ से जो हमने में पेंसिल, और ये टोटली हैंडमेड है, इसमें किसी भी मशीन का मैंने इस्तेमाल नहीं किया. ज़ीरो कार्बन एमिशन में हमारी कंपनी इस टाइम है और ये टोटली हैंडमेड प्रोडक्ट है. It's really fascinating how you can turn such a simple concept into something very widely impactful. इससे बिल्कुल ये क्लियरली शो होता है कि एक छोटी सी चीज़ कितने बड़े लेवल पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट लेके आ सकती है, इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो सकती है. एग्जैक्टली ऐसे ही है. Before we dive deeper into Relife and Relife's impact, I'm just curious to know कि Relife आपका वाहिद एंटरप्रेन्योर वेंचर है या आप किसी और चीज़ पे भी पहले काम करते रहे? एक्चुअली री लाइफ जो है वो मेरा फर्स्ट इनिशिएटिव है. ये हमने अबाउट 1.5 ईयर हो गए हमने स्टार्ट किया हुआ है. इससे पहले ये था कि मैं कुछ इवेंट्स थे जिसमें मैं एज ए मैनेजमेंट हेड जाता था और डिफरेंट स्टार्टअप्स इवेंट्स थे. सो उधर से जो है वो फिर देन मैंने जो है वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया. सो री लाइफ हमारा फर्स्ट स्टार्टअप. It's amazing. It's clearly evident that your journey has been driven by making a difference. So basically, Real Life was a part of See Pakistan, an event that brings different startups together who share their ideas for gaining valuable exposure. So what was your biggest takeaway from the event, like See Pakistan? बेसिकली सी पाकिस्तान इज़ अमेजिंग इवेंट फॉर अस. और हमारा जो है हमने जितने भी उधर चीफ गेस्ट आए हुए थे उसमें आई थिंक HEC के चेयरमैन थे डॉक्टर मुख्तार एंड MKM पार्टी के आई थिंक मुस्तफ़ा कमाल भी आए हुए थे और स्पिरिट यूनिवर्सिटी के चेयरमैन भी थे, हमारी यूनिवर्सिटी के भी चेयरमैन भी थे. सो मैंने उनके सामने अपना स्टार्टअप आइडिया भी पिच किया और उन्होंने जो काफ़ी अच्छे उनके फीडबैक्स और रिमार्क्स थे. और आफ्टर दैट जो है आई थिंक इवनिंग में एक्सपो सेंटर में जो है अबरारुल्लाह भी आए हुए थे. तो बड़ी हमें खुशी हुई जब हमने अबरारुल्लाह के सामने अपना आइडिया पिच किया और उन्होंने हमसे जो 500 की पेंसिल्स बाय भी की. और जो सबसे मज़े की बात हुई वो ये था कि हमने एक छोटी सी वीडियो बना ली उनके साथ. और इवेंट के बाद हमने जब अपने सोशल मीडिया पे वो वीडियो अपलोड की तो उस पर भी जो है ना वो काफ़ी 150 के प्लस आई थिंक उस पर व्यूज़ आए और उस वीडियो के थ्रू हमें बहुत सारे ऑर्डर्स भी आए. तो हमारे लिए सी पाकिस्तान बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस था जिसको हम कभी नहीं भूलेंगे. That is great. It looks like See Pakistan has been a very important part in the journey of Free Life. So can Exactly. you share any success story that was a direct result of See Pakistan event that you attended? हमने सक्सेस स्टोरी ये थी कि हमने सेल बहुत की. अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो एक दिन के अंदर
35 to 4,000 के अराउंड हमने सेल की, हमारी जो पेंसिल्स हैं हमने सेल की। और जो बाकी अदर लोग थे वो जस्ट आए हुए थे कि अपनी प्रोडक्ट शोकेस करने के लिए, बट हम जो है वो उधर प्रोडक्ट अपनी सेल कर रहे थे और जिसका जो है वो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों ने काफ़ी जो है वो अच्छे फीडबैक दिए और हमने अपनी प्रोडक्ट सेल की। अचानक से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आने के बाद आपकी टीम का क्या रिस्पॉन्स था? क्या कोई ऐसी लिमिटेशंस थी जो आपको और आपकी टीम को फेस करनी पड़ी? इसमें ये था कि सम टाइम अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं, तो ऐसे ही समझ लेंगे कुछ अप्स डाउन्स ही आए हुए थे, अप्स तो नहीं, खैर डाउन्स ही आए हुए थे इवेंट से पहले। बट जब इवेंट पे हम गए, इवेंट का काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें मिला, हमने सेल की, तो ये हम सब के लिए बहुत एक अच्छी अचीवमेंट थी कि हमने जो है वो एक दिन के अंदर इतनी सेल की है। और बिलीव मी उन लोगों को सेल की है जो इसका यूज़र नहीं है। उधर सारे मेच्योर पर्सन आए हुए थे, स्टूडेंट्स आए हुए थे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस लेवल के, ये हमारा यूज़र बच्चा है, चिल्ड्रन है, बट हमने उन बंदों को, उन स्टूडेंट्स को सेल की जो इसके यूज़र नहीं है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। Clearly, because it's not just a pencil, it's something directly related to sustainability. Anyone can be inspired by anything like that. It's a very great idea. Thank you I must so say. much. So, See Pakistan was a huge success for you and your team. Are there any further growth opportunities that you got after the See Pakistan event? आफ्टर सी पाकिस्तान एक बड़ी मज़े की स्टोरी मुझे याद आ गई। आफ्टर सी पाकिस्तान हम जो है वो शार्क टैंक पे गए, शार्क टैंक पाकिस्तान, और आई एम द फर्स्ट कंटेस्टेंट ऑफ शार्क टैंक पाकिस्तान सीज़न 1। तो आई थिंक वो रिलीज़ करने लगे उसके एपिसोड भी। तो उधर जो है हमारा बहुत एक अच्छा टूर था और बहुत ही पाकिस्तान के टॉप लेवल के शार्क के सामने हमने पिच किया। तो वो हमारे लिए रियल लाइफ के लिए मतलब अमेजिंग अपॉर्चुनिटी थी और बहुत अच्छा हमें जो है वो सीखने को चीज़ें मिली, लर्निंग हुई, हमें जो है वो गाइडेंस मिली, और हम मज़ीद जो है अपने स्टार्टअप को जो है वो फर्निश किस तरह से कर सकते हैं, इसको मज़ीद ग्रोथ की तरफ किस तरह से लेके जा सकते हैं। तो आई थिंक उधर बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। और उधर जो है एक और चीज़ मुझे याद आ गई, हम जब गए तो मुझे 40 मिनट, आई थिंक हमारा मैक्सिमम 40 मिनट का वो रिकॉर्डिंग थी बेसिकली। तो हमें रिकॉर्डिंग से पहले उन्होंने बोला, डायरेक्टर ने, जी आपने जो है ना स्माइल रखनी है फेस पे और कंटिन्यूसली स्माइल रखनी, शार्क कुछ भी बोल देना भाई साहब, आपने फेस पे स्माइल जाने नहीं देनी कहीं। तो मैंने बोला जी ठीक है, और आप यकीन करें कि 40 मिनट स्माइल रख के, फेस पे स्माइल रख के हमने उनकी इतनी कोई बातें सुनी, देन उनको आंसर किया। और वो मेरे लिए बहुत एक स्टेज ऐसी आ गई, मैं दिल में तो भाई मुझे पैसे चाहिए नहीं, खुदा हाफिज़ मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं खड़ा होना इधर। और वो एक मेरे लिए बहुत एक सिचुएशन ऐसी बन गई कि हम इतना देर खड़े रहे, कमर दर्द करने लग गई। और स्टिल जो है वो शार्क्स अपनी जो ये हो गया, वो हो गया, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, और उन सारे सवालात के जवाब मैं अकेला बंदा दे रहा हूँ। तो बट एट द एंड लर्निंग बहुत ज़्यादा हुई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीख। Okay, before we end up all of this experience, can you share right before that frustration? आप क्या फील कर रहे थे उस वक्त जब आपने बताया कि मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, आई जस्ट वांट टू गो बैक होम? आप उस वक्त दिल में क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे? अब मैं यही फील कर रहा था, भाई मुझे पैसे चाहिए नहीं, बिलीव मी, मुझे सीरियसली मैं ऐसा सोच रहा यार मुझे पैसे नहीं अब चाहिए, अब मुझे जो है ना जाने दो। और आप यकीन करें कि वो मोमेंट जो है मैं कभी नहीं भूलूंगा कि एक 5 बंदे टॉप लेवल के इंडस्ट्री के लोग बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े जो है वो वेंचर्स को रन कर रहे हैं, और उनके सामने मैं अपना आइडिया पिच कर रहा हूँ। और अभी मैं स्टूडेंट हूँ, मैं आइडिया पिच कर रहा हूँ। नो डाउट कि कुछ चीज़ें होती हैं बेसिकली, उधर जो 100 आई थिंक बिजनेस आए हुए थे और 4-5 स्टार्टअप्स थे, और उनमें एक मैं भी था। तो स्टार्टअप लेवल पे इतनी बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए जो है वो इस लेवल पे बहुत बड़ी बात थी कि मैं जो है इस लेवल पे इतने बड़े शार्क्स के सामने पिच कर रहा हूँ। सो आई थिंक लर्निंग इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और एक हमारे लिए चलिए फ़न एक्टिविटी भी होगी। उधर हम गए और हमने काफ़ी कुछ एक्सपोजर हो गया, और काफ़ी अच्छा, मतलब ओवरऑल बहुत अच्छी एक हमारी वो जर्नी थी। इस फन एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा फ़नी पार्ट क्या था और सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट क्या था? ऐसी कौन सी कोई बात थी जो सुन के आपको लगा कि आई एम सो डन ओवर हियर, मैं इससे ज़्यादा ये नहीं कर सकता? उस फनी बात, फ्रस्ट्रेटेड बात ये थी कि वो जब इतनी मतलब बातें कर रहे हैं और हमें बताया गया, गाइड ये किया गया आपने फेस पे स्माइल रखनी है। अब स्माइली फेस के साथ अगला बंदा मेरी इंसल्ट कर रहा है, ठीक है, खैर मेरी तो नहीं कर रहा, भाई की कर रहा था, इंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है। और हमें कहा गया जी स्माइल नहीं जाने देनी फेस पे, और जो है ना आपने स्माइल रखनी है। और उसमें फ़नी चीज़ ये थी, एक शार्क थे, राबेल ब्राइच, मैं उनका नाम लूँगा, मेरी खैर उनसे बाद में मुलाकात हुई, तो उन्होंने एक कोई कहावत सुनाई।
तो तब मुझे बड़ी हंसी आई और वो कहावत बड़ी मज़े की थी, मुझे खैर भूल गई है बट तब मुझे हंसी आई, वो फ़नी पार्ट था। और खैर हम हंसे नहीं, बस स्माइली फेस था, तो वो एक पार्ट बड़ा मज़े का था। वो कहावत जो उन्होंने सुनाई ना, वो बड़ी फिट बैठ रही थी मेरे भाई पे, तो वो बड़ा एक मज़े का वो पार्ट था। कहावत आप शेयर कर सकते हैं, वो क्या वो थी? मुझे याद नहीं आ रही, हमने बाद में भी उसको सोचने की कोशिश की, ना मुझे याद आई ना भाई को याद है, क्योंकि हमारा पता नहीं वो हम आउट ऑफ जोन चले गए थे तब, पता नहीं क्या हो गया, ख़त्म हो गया सब कुछ। तो ये कुछ इस तरीके से ना हमारे माइंड में काफ़ी चीज़ें चल रही थी। तो खैर वो अभी एपिसोड आएगी तो हम सुनेंगे, देखेंगे क्या बोला था 40 उन्होंने। मिनट्स विद अ स्माइल ऑन योर फेस ऑन कैमरा, बहुत मुश्किल काम है, बहुत बहुत मुश्किल काम है। बहुत इवन आप वन मुश्किल। मिनट की वीडियो भी शूट करें तो उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कैन यू शेयर 2 और 3 लाइन्स जो कि आपको लग रहा था आई कैन नॉट स्माइल एनी मोर और मैं इसको नहीं कंटिन्यू कर सकूंगा? ये था कि हम आप बिलीव मी, हमने कोई कट नहीं लिया, उसमें कोई कट नहीं आया। और असल में हुआ ये था, हम पहले मेरा बारी थी 3rd नंबर पे, तो डायरेक्टर आया, उसने बोला जी 1st नंबर पे कौन है, उसका उन्होंने रिहर्सल की, रिहर्सल सही नहीं हुई। 2nd नंबर वाले को बुलाया गया, उसकी रिहर्सल की, उसकी रिहर्सल सही नहीं हुई। देन उन्होंने बोला 3rd नंबर पे कौन है, 3rd नंबर पे मैं गया, उन्होंने मुझे गाइड किया, आपने इस तरीके से बोलना है। अब मैं जो है वो शार्क टैंक पहले देखा हुआ था इंडिया में, इधर उधर काफ़ी मैंने एपिसोड देखी हुई थी। मैंने उनको बोला सर मैं ना मैं खुद रेडी करके आया हूँ एक छोटी सी 2 मिनट की पिच है, 2 मिनट हमने पिच करना है, बाकी सारे क्वेश्चन आंसर हैं। तो 2 मिनट मैंने कहा कि मैंने पिच करना है, और उसके बाद जो है ना बाकी वो क्वेश्चन आंसर जो भी हैं, तो 2 मिनट जो मैं रेडी करके आया ना, आप एक दफ़ा वो सुन लें, वो आई थिंक मेरे लिए ज़्यादा ईजी हैं। तो जब उन्होंने वो सुने ना, तो वो इम्प्रेस हुए, उन्होंने बोला जी बस मुदस्सिर साहब आप पहले नंबर पे हो। और वो अचानक मुझे बताया गया, मैं कॉल पे हूँ और मुझे कह रहे हैं जी आप 1st नंबर पे आ गए हैं। और तब ना हमें कोई, हमें पहले उसके पहले बड़ा मेकअप शेकअप वगैरह भी हमें बताया गया होगा, ये सब कुछ चीज़ें होंगी, हम बड़े एक्साइटेड थे। तो जल्दी जल्दी में वैसे ही शर्ट पहन ली, वैसे ही वो ड्रेस वगैरह पहन के हम चले गए। और जब स्टार्ट हो गया, अब स्टार्ट ऐसा हुआ कि मतलब पहला बंदा हूँ, और मैं, मुझे ये था 3rd नंबर पे बारी आएगी, बड़ा इजी होगा मेरे लिए, मैं बाकी जो आएंगे मेरे से पहले 2 उनसे पूछूंगा हाँ जी भाई क्या बना, थोड़ा किस आइडिया हो तरह, जाता है। थोड़ा आइडिया हो जाएगा। बट वो स्टार्ट ही मुझसे हुआ, तो मतलब मैं अब क्या कहूँ। और अच्छा मोमेंट एक उसके बाद जो अच्छा मोमेंट हुआ वो ये था, जब मैं मेरी होगी रिकॉर्डिंग में बाहर आया, तो जितने भी बाकी स्टार्टअप्स वगैरह बिजनेस थे वो सारे मेरे इर्द गिर्द बैठ गए, हाँ जी मुदस्सिर साहब अब आप बताएं हुआ क्या था अंदर। तो अब मैं उनको बता रहा हूँ यार ये हो गया था, तुमने ये नहीं बोलना, ये हो गया था, तुमने ये नहीं बोलना। तो वो बड़ा अच्छे मोमेंट थे। खैर बड़ी अच्छी जर्नी थी ओवरऑल, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हमने इंजॉय भी किया, चीज़ें भी सीखी। सो काफ़ी एक वो इंजॉय वाला मोमेंट था हमारे क्या आप लिए। ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब मैं जाऊंगा तो ये होगा एंड आई हैव टू वेयर अ स्माइल 40 मिनट के लिए एंड दे आर गोइंग टू से मी दीज थिंग्स और मुझे वो सुनना पड़ेगा विद दैट स्माइल? भाई को मैं ये बता रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, इजी सीन है, कुछ भी नहीं होता, हम बड़ी अच्छी उम्दा प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं। तो और बिलीव मी, आप यकीन करें कि 5 टोटल शार्क्स थे, और चारों ने ये बोला, एक बंदे के अलावा चारों ने ये बोला कि बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और आपने स्टार्टअप को छोड़ना नहीं है। बस ये हम थोड़ा अर्ली स्टेज पे हैं, हमारी उतनी सेल नहीं है, उस तरीके से हम जो है ना अभी बिज़नेस की तरफ नहीं आए, अभी जस्ट एक स्टार्टअप है। तो फीडबैक जो था वो ओवरऑल फुली पॉजिटिव था, कोई नेगेटिव रिमार्क्स नहीं थे। जस्ट एक पर्सन का वो थोड़ा सा ये था, और जो बिल्कुल एग्जैक्ट मैं उसकी बात को अंडरस्टैंड भी किया कि वो उसकी बिल्कुल बात ठीक भी थी, जो उसने हमें एक पॉइंट रेज़ किया वो था भी इशू। बाकी ओवरऑल जो है वो पॉजिटिव रिमार्क्स थे। इट मीन्स कि आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल शार्क टैंक के साथ बहुत अच्छा बहुत था। अच्छा और था। आपके कंपेनियन, आपके भाई आपके साथ है, उनका एक्सपीरियंस कैसा था, क्या आप शेयर कर सकते हैं? मेरा भाई जो है वो बेसिकली इन्फ्लुएंसर है, तो उसका एक्सपीरियंस वो जब हम वापस आ रहे थे तो वो मुझसे कह रहा था कि भाई वो जो एक मोमेंट था ना, जब उसने वो मुझे कहावत सुनाई और देन जो है वो थोड़ा सा ट्रोल किया, तो आई थिंक उस पर मीम्स बन सकती हैं, मैं तो वायरल हो जाऊंगा। मैंने कहा यार और तुम्हें क्या चाहिए, तुम वायरल हो जाओगे, तुम तो हो भी इन्फ्लुएंसर। तो वो भाई का ये था कि चलो जो भी है, मैंने उसको बताया कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इस तरह होता रहता है। और जो उसने बात की है वैसे भी अगर देखा जाए तो वो बात उसकी सच भी है, तो वो एक फ़नी मोमेंट की तरह हम उस बात को ले गए और हमने कहा कोई बात नहीं, इट्स ओके वो फाइन। बात तो आपको याद नहीं है एग्जैक्टली कि वो कहावत थी क्या, रिस्पॉन्स क्या था आप लोगों का, वो आप बता सकते हैं? हाँ, रिस्पॉन्स ये था कि अब उस बात को टैकल करने के लिए ना, एक तो मुझे हंसी आ रही थी, अब मैंने उस बात को टैकल भी करना है, और साथ मेरे भाई खड़ा हुआ है, अब मैंने उसको भी बचाना है कि नहीं यार ये इस तरह से नहीं है। और मेरे पे होती तो वो एक अलग चीज़ थी, मैं तो कुछ भी बोलता, अब वो भाई पे हुई है, अब भाई को पता नहीं आंसर क्या करना है, तो वो उसका भी आंसर मैंने खुद दिया, उस बात पे भी उसने ट्रोल कर दिया। और जो है वो एक तो भाई बेचारा जो है वो खड़ा कुछ बोल भी नहीं रहा, और वो इस तरह से, खैर वो कहावत असल में बड़ी मज़े की थी, मैं बड़ा सोचा हमने उस कहावत के।
आई नहीं, हालांकि हमने सुनी हुई है पहले, बट वो बड़ी एक ना फनी सी कहावत थी, बड़ा फनी मोमेंट एक बन गया था, तो उसको बड़े मुश्किल से हमने टैकल वगैरह किया, और वो बस फिर यही बाद में सोचा ना माइंड, बस अब पैसे नहीं चाहिए भाई, जाने दो, खुदा हाफिज़, बस होगी, अल्लाह हाफिज़, इस तरह करके हमने कहा जान छुड़ाएं। और खैर बड़ा अच्छा एक यादगार मोमेंट था हमारे लिए तो। So we got a very exciting spoiler for the upcoming reality show Shark Tank, that Mudassir was the first contestant in the reality show. Anyway, Mudassir, you're currently working in a dimension जहाँ पे sustainability और sustainable products बहुत ज़्यादा importance gain कर रही हैं, और globally बहुत सारी ऐसी companies हैं जो कि same shared mission के ऊपर काम कर रही हैं। Like डेनमार्क की कंपनी है Sprout, वो भी रियल लाइफ की तरह प्लांटेबल पेंसिल्स बनाती है। एक और कंपनी है ट्रूवुड जो कि सस्टेनेबल स्टेशनरी बनाती है, और पाकिस्तान में भी इवन हमारे बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो सस्टेनेबिलिटी को फोकस करती हैं। फॉर एग्जांपल इको पार्क इज़ अ कंपनी दैट इज़ प्रोड्यूसिंग sustainable packaging materials. So what sets Real Life apart from all of those initiatives? मैंने इससे स्टार्ट करने से पहले जो है वो रिसर्च की थी कि पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जो है वो कितने लोग ये बना रहे हैं। तो एक कीनिया का बंदा है जो सेम टू सेम ये पेंसिल प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये आपने डेनमार्क की बात की, जो डेनमार्क में है ना, वो लोग आई थिंक पेपर पेंसिल बना रहे हैं, बट सीड्स नहीं हैं। कुछ लोग जो है वो वुडन पेंसिल बना रहे हैं। अब एक सऊदी कंपनी है, आई थिंक वो भी एस्किन स्प्राउट, शायद उनका भी कंपनी का नाम यही है, वो मैंने ऑर्डर भी की थी। वो लोग भी जो है वो वुडन पेंसिल बना रहे हैं, बट उसके टॉप में जो है वो सीड्स हैं। तो कुछ डिफरेंस है। कुछ लोग जो है वो वुडन पेंसिल बना के सीड्स ऐड कर रहे हैं, कुछ लोग पेपर पेंसिल बना रहे हैं, जस्ट सीड्स ऐड नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये डिफरेंट है। बट अगर हम अपनी पेंसिल की बात करें तो हमारी पेंसिल, हम बाकी सब लोग जो है वो मशीनरी से बना रहे हैं, जिसका कार्बन एमिशन आपको पता है कि वो कार्बन एमिशन में 0% में नहीं है। हमारी कंपनी कार्बन एमिशन 0 है। हम हैंडमेड पेंसिल बना रहे हैं। अभी आपने आई थिंक ट्रूवुड की बात की, पाकिस्तान में वो सस्टेनेबल स्टेशनरी तो बना रहे हैं, नो डाउट, बट वो जो है आई थिंक पेंसिल्स नहीं बना रहे। इस पे पाकिस्तान में जो है वो रियल लाइफ के अलावा कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो पेंसिल इको फ्रेंडली पेपर पेंसिल बना रहा हो और सेल कर रहा हो। हम हैंडमेड पेंसिल सेल भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो बना रहे होंगे पाकिस्तान में। उन्होंने, हमारी बहुत सारी वीडियोस भी हैं इवन, जिसमें हमने बताया हुआ है कि पेंसिल बननी किस तरीके से है। तो उन्होंने बनाई है, ट्राई किया घर पे। तो हमें बहुत खुशी होती है पर्सनली कि लोग इस चीज़ को जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं, वो बना रहे हैं। बट सेल कोई नहीं कर रहा, क्योंकि हैंडमेड आप पेंसिल बनाते हो तो एक तो थोड़ी मुश्किल से बनती है, देन फिर आपका दिल भी नहीं करता सेल करने का। बट हम जो है वो इस पेंसिल को सेल कर रहे हैं मार्केट में। इट क्लियरली मीन्स कि ऑल दो जितनी भी सस्टेनेबल कंपनीज हैं, जो कंपनी स्पेसिफिकली सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम करी हैं, ऑल दो दे हैव अ शेयर्ड मिशन, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ देम टू हैव समथिंग दैट डिफरेंशिएट्स ईच ऑफ देम विद अदर्स। आप अभी रियल लाइफ के मिशन के बारे में बात कर रहे थे, सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अबाउट दैट। when working on a mission, when working on a shared cause, it is very important to find a right co-founder. So what are the key qualities that you look for in a co-founder? मैंने जब स्टार्ट किया तो मैं अकेला ही था, मेरे साथ कोई को फाउंडर नहीं था अलाइन। बट आफ्टर 6 मंथ, पूरे 6 मंथ लगा के जो है वो मैंने रिसर्च की, मैंने जो है वो एक प्रॉपर को फाउंडर अपने लिए ढूंढा। और जो मेरे लिए सबसे मुश्किल पार्ट था, बिकॉज आप जब स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो बहुत कम लोग जो है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि स्टार्टअप एक्चुअली है क्या और इसका इम्पैक्ट जो है इन फ्यूचर क्या देखने को मिलेगा। Right. तो उसके लिए सबसे पहले जो क्वालिटीज़ मुझे ये लगता है कि पर्सनली जो मैंने चीज़ें इधर उधर सीखी, लोगों से सीखी, विजन बहुत मैटर करता है। मेरा विजन क्या है, और जो है अब मैं ये सोचूंगा जी मुझे को फाउंडर चाहिए, मैं अपने दोस्तों को बोलूँ जी आप में से कोई एक को फाउंडर बन जाए, और उसका विजन कुछ हो रहा है, वो क्या पता वो चाहता हो भाई मैंने जॉब करनी है, क्या पता वो चाहता हो मैंने अब्रॉड जाना है। Very बट right. मैंने लिंक्डइन से उस पर्सन को ढूंढा जिसका विजन सेम मेरे साथ अलाइन कर रहा था। वो पर्सन मेरे साथ बेसिकली जो को फाउंडर मेरी महमद है। अब महमद का विजन अलाइन कर रहा था मेरे विजन के साथ। वो चाहती थी कि भाई उनको कोई ऐसा स्टार्टअप मिल जाए, कुछ इस तरीके से वो स्टार्ट करना चाहती थी, कोई ऐसा इनिशिएटिव मिल जाए जिसके साथ वो अटैच्ड हो सकें और जो कि हमारे इन्वायरमेंट को भी जो है वो नुकसान ना पहुंचा रहा हो। ठीक है, हमारे बेसिकली वो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। तो देन जब हमारा विजन अलाइन हुआ तो मैंने उनको अपने साथ अटैच किया और नाउ शी इज़ माई को फाउंडर। It is very important to have something that is shared in between the co-founders. आपकी chemistry match होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, and that is the key element for success, especially in the field of sustainability. Exactly. So now let's talk about the impact that Real Life is actually making. आप सिर्फ sustainable pencils ही produce नहीं कर रहे हैं, you're actually promoting sustainability on a very larger scale. So can you share any example जहाँ पे Real Life ने
कुछ कम्युनिटीज़ की या फिर स्कूल्स की हेल्प की हो ताकि वो ज़्यादा इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सकें? हमारे जो बायर्स हैं जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का स्टूडेंट हूँ। हमारे बायर्स में आ जाते हैं इंस्टीट्यूट आर्ट एंड कल्चर है, बीकन हाउस स्कूल्स हैं और एक दो स्कूल्स और भी हैं। तो अभी मैं बीकन हाउस की बात करूँ, रिसेंटली हमारा एक सेशन था बीकन हाउस में स्टूडेंट्स के साथ। तो उधर हम गए, हमने एक तो बच्चों को अपनी पेंसिल जो है इंट्रोड्यूस करवाई और देन हमने बताया कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। देन हमने जब उनको सीड्स के अबाउट बताया तो बच्चों ने जो है, हमारी प्रॉपर एक एक्टिविटी थी, बच्चों ने पेंसिल यूज़ की। इवन उधर जो है वो अपने स्कूल में प्लांटेशन भी की। तो बहुत सारे बच्चों का इवन इसमें क्वेश्चन भी था कि हम अगर सीड्स प्लांट करते हैं तो इन सीड्स के क्या पौधा उगेगा। तो हमारा जो मोटिव ही ये है कि हम बच्चों को स्टार्टिंग से जो है वो एक चीज़ सिखाएं कि आपने प्लांटेशन की तरफ जाना है। तो बच्चे लर्निंग फेज़ होता है। बहुत सारे लोगों का सवाल भी होता है, बच्चे तो खा जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बच्चे प्लांट नहीं है। तो ऐसा नहीं है। हम अगर बच्चों को सिखाते हैं, जो हम सिखाते हैं वो उस चीज़ को सीखते हैं। तो अगर हमने एक सेशन से हमने बच्चों को सिखाया और उन्होंने वो चीज़ सीखी और उन्होंने प्लांट किया, तो हम बच्चों को प्लांटेशन की तरफ ले, क्योंकि बचपन में मुझे नहीं बताया गया आपने प्लांटेशन करनी है, पेपर वेस्ट नहीं करना। बट इस स्टेज पे अगर हम बच्चों को बता रहे हैं तो बच्चे बड़ी खुशी खुशी इस पेंसिल को यूज़ करते हैं और देन जो है वो वेट करते हैं कब पेंसिल ख़त्म हो और कब मैं सीड्स को प्लांट करूं। तो इस तरीके से जो है वो हम कम्युनिटी और डिफरेंट स्कूल्स मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं मेरी यूनिवर्सिटी में। हमारे जो फैकल्टीज़ के मेंबर हैं, हमारा बेसिकली इंक्यूबेशन सेंटर बना हुआ है जिधर मैं करंटली इंक्यूबेट भी हूँ। और जितने भी सेमिनार्स, इवेंट, ओरिएंटेशन कुछ भी होता है तो सबसे पहले हम जो है वो पेंसिल को प्रेजेंट करते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में ये हमारा इनिशिएटिव है। और जब हम इसको मशीनरी से स्टार्ट कर देंगे तो टोटली जो है वो वुडन पेंसिल बंद हो जाएंगी हमारी यूनिवर्सिटी में और सिर्फ पेपर पेंसिल यूज़ होगी। कमिंग बैक टू द पॉइंट, डोंट यू थिंक कि प्लांटेशन का प्रोसेस स्पेशली फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि इसको टू पील इट ऑफ एंड देन टू प्लांट द सीड, टू स्प्रेड द सीड्स एंड वाटर ऑल ऑफ इट? ये हमने हमारे जो सीड्स हमने ऐड किए हुए हैं ना, ये सीड्स बेसिकली वो सीड्स हैं, अगर आप इनको पानी नहीं भी देते तो कोई इशू नहीं है, ये प्लांट हो जाते हैं। हमारा बेसिकली मोटिव ये है कि हम वो वाले सीड जो आपने मोटरवेज के इर्द गिर्द देखे होंगे जो खुद ब खुद उग जाते हैं, ठीक है, उनको कोई पानी देने की ज़रूरत नहीं है, कभी बारिश होगी अदरवाइज़ वो उग जाते हैं। सेम इसी तरीके से जब बच्चा है ना, हमने बीच में कुछ वेजिटेबल्स के सीड्स भी ऐड किए हैं कि जब मदर्स जो है वो बाय करने जाएँ तो वो देखें अच्छा जी इसमें जो है वो अनियन के सीड्स हैं या इसमें कैरेट वगैरह है, तो वो बाय कर लें और बच्चे को बता दें कि जब पेंसिल ख़त्म होने लगे मुझे दे देना, मैं इसको घर में ही प्लांट कर दूंगी। इंक्रीजिंग योर टारगेट ऑडियंस। एग्जैक्टली। तो इस तरीके से जो है हम चल रहे हैं ताकि जो हमारा विजन है कि प्लांटेशन करनी है तो वो प्लांटेशन हो। तो वो हम कुछ स्ट्रेटजीज हमने डिफरेंट जो मैंने आपको बताई वो यूज़ करें ताकि जो है ना ये प्लांट का प्रोसीजर चलता रहे। नॉर्मली हमारी सोसाइटी में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं, डिफरेंट एनजीओज ऐसी होती हैं जो कि प्लांटेशन ड्राइव्स करवाती हैं। हमने भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में कभी ना कभी प्लांटेशन ड्राइव्स की हैं, ज़रूर की हैं, लेकिन उस हैबिट को कैरी करना इतना इजी नहीं होता। पीपल स्पिल ऑफ द हैबिट, यू नो। उसमें ये है कि मैंने भी बहुत सारी प्लांटेशन ड्राइव देखी, मैं गया भी। तो उसमें होता ये है कि जब हम सीड्स की बात करते हैं ना तो हम कहते हैं कि हमने जो है ना प्लांटेशन की तरफ जाना है। तो हम जब मार्केट में सीड लेने जाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सीड नहीं मिलते। ठीक है, आप गए, अब सीड मिलते किधर से हैं? सीड मिलते हैं पंसारी वाली दुकान से। ठीक है, हम जाते हैं एक नॉर्मल जनरल स्टोर पे चले गए या एक हम अलफतेह वगैरह पे चले गए। अगर अलफतेह जाते हैं तो उनके पास भी इतनी क्वालिटीज़ के सीड होते नहीं हैं, वो जस्ट एक दो चार सीड्स की टाइप्स होती हैं। तो हम जब एक चीज़ आपको घर पे हमने प्रोवाइड कर दी पेंसिल के थ्रू कि भाई इसके टॉप में सीड्स हैं जो आपने प्लांट करने ही करने हैं, ठीक है, तो देन अब एक चीज़ आपको अगर पेंसिल के साथ फ्री मिल गई है तो आप ज़ाहिर सी बात है मुझे मिल गई है सीड, मैं तो प्लांट करूँगा, तो मैं उसको देखूँगा कि भाई वो वाकई पौधा उगता भी है या ये रियल लाइफ वाले ने जस्ट ऐसे ही ऐड कर दी है। तो ये एक चीज़ है कि लोग इसकी तरफ नहीं जाते, बट हमारा विजन ये है, हम जिस तरीके से लोगों को इंगेज कर रहे हैं तो इंशाल्लाह उसका बहुत अच्छा अभी तक तो रिस्पॉन्स मिल रहा है। इन फ्यूचर जो है इंशाल्लाह और भी बेहतर हमें नज़र आएगा। सो द कॉज ऑफ फ्री लाइफ इज़ टू डेवलप अ हैबिट टू प्रमोट अ मोर ग्रीनर फ्यूचर, टू प्रमोट अ मोर हेल्दियर फ्यूचर। एंड आपकी टीम के लिए ये मोटिवेशन भी हो सकती है, बट एट द सेम टाइम इट कैन बी अ वेरी बिग प्रेशर फॉर यू एंड योर टीम एज वेल। हम टीम के लिए मोटिवेशन पता है क्या है? ओह अच्छा, 50,000 विन कर गए, वाह, ओह अच्छा जी, इधर चले गए, 1 लाख प्राइज़ मनी आ गई। तो ये चलें छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं हमारे लिए। तो हमारी वैसे जो
होता है अचीवमेंट हमें जो लगती है हमें जब हमारी सेल होती है, और सेल में ये होता है कि जो बंदा पेंसिल बाय कर रहा है ना वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है कि हम बना क्या रहे हैं, तो हमारे लिए तब एक बहुत खुशी की बात होती है जब पॉजिटिव फीडबैक हमें मैसेजेस आते हैं। हमें जो है वो रियल लाइफ की जितनी भी बाय करते हैं बायर्स स्टोरीज़ पे हमारी पेंसिल स्टोरीज लगा रहे होते हैं, लिंक्डइन पे जो है वो हमें मेंशन कर रहे होते हैं, तो हमें बहुत अच्छा फील हो रहा होता है कि लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो हमारे लिए वही एक अचीवमेंट है कि लोगों को लोग ये अंडरस्टैंड कर दें कि वट एक्चुअली इट इज़। तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। Okay, and speaking of that, for you personally, who is the biggest motivator or who's the biggest leader that you like to follow? हम मेरे जो इंक्यूबेशन सेंटर के हेड हैं सर फ़खर अब्बास, देख रहे हो सर आप, तो मेरे लिए बड़ी खुशी होगी। तो मुझे जो है वो मेरे लिए हमेशा से लीडर रहे हैं, जिस तरीके से वो गाइड करते हैं और जिस तरीके से हमें कोई भी क्वेरी हो। एक सर हैं और एक मेरा दोस्त है अहमद, ही इज़ द फाउंडर एंड सीईओ इन लाइट्स, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मुझे कोई भी क्वेरी हो, और सर थोड़ा एज में बड़े हैं, अहमद मेरा जो है वो एज फेलो ही है, तो वो एक दोस्त भी है। तो कोई भी छोटे से छोटा, यार अहमद भाई ये बता दें, अहमद भाई ये इस तरह कर दें, इवन सर भी इस तरीके से कर रहे होते हैं। तो मतलब एक अच्छा जो है ना वो सिलसिला चला हुआ है कि कोई बात पूछनी है तो वो गाइड कर देते हैं इजीली। फ्रेंड, आपकी फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन रियल लाइफ? जब आपने अपनी फैमिली के साथ ये शेयर किया कि आप अपनी डिग्री कंप्लीशन के बाद एक टिपिकल जॉब नहीं करेंगे, या जैसे नॉर्मली हमारी इस सोसाइटी का एक स्टीरियोटाइप है कि डिग्री कंप्लीट हो जाए तो स्टूडेंट्स को फ़ौरन से इंडस्ट्री में फील्ड में आ जाना चाहिए, सेटल हो जाना चाहिए। सो व्हेन यू शेयर्ड विद योर फैमिली कि आप एक स्टार्टअप रन करने वाले हैं और आपका ये कॉज होगा और आप इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे, आपके पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स था? मैं जब 2023 की बात है, हमारी यूनिवर्सिटी में समर चल रहा था, तो उस समर में मैंने जॉब स्टार्ट की हुई थी। मेरी जॉब जॉयलैंड में थी और वो मेरी लाइफ की सबसे अच्छी जॉब थी, और मैं उधर मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव था उनका। तो जॉयलैंड से खैर मैंने शिफ्ट करवा के बाउंस में आ गया, एम्पोरियम। तो अभी बाउंस भी जो है ना वो जॉयलैंड का ही एक प्रोजेक्ट है। तो तब अच्छी खासी मेरी सैलरी भी थी, सब फाइन चल रहा था, और मैंने उनसे बात भी की थी जब मेरी डिग्री स्टार्ट होगी तो मेरे थोड़ा टाइमिंग इश्यूज़ होंगे, उसको भी आपने कवर कर लेना है। उन्होंने बोला ठीक है, इशू नहीं है। तो बट फिर मैं जब समर स्टार्ट होने से पहले पहले मैं स्टार्टअप की तरफ आ गया था। तो स्टार्टिंग में जो है वो जब फिर स्टार्टअप की तरफ आया, ज़ाहिर सी बात है स्टार्टअप को टाइम देना है, स्टार्टअप पे वर्क करना है, तो मैंने जॉब छोड़ दी। और जब जॉब मैंने छोड़ी तो मुझे काफ़ी घर वालों ने स्टार्टिंग में बोला कि तुम्हें जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी, ये वो। तो काफ़ी चीज़ें आई, बट आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे जो वो हम आगे बढ़ते गए, फैमिली जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग से लेके अब तक सपोर्ट करती है, नो डाउट। बट मुझे अगेन वही शार्क टैंक वाली बात आ गई। जब हमने शार्क टैंक पे जाना था, ये तकरीबन मेरे स्टार्टअप को स्टार्ट किए हुए कोई 1 साल हो गया था। उसके 1 साल के बाद, तो जिस दिन मैंने अम्मी को बताया कि हम ना स्टार्टअप, हम ना अम्मी बेसिक हम ब्राउन फैमिली में सही, तो अम्मी को नहीं पता जी स्टार्टअप क्या होता है, अम्मी अबू को नहीं पता शार्क टैंक क्या है, अम्मी अबू को नहीं पता कि ये एक्चुअली में बड़ी मुश्किल से मैंने समझाया कि अच्छा ये प्रोडक्ट ये है। तो ये उनको खैर समझ तो लगी है, बट अब उनको ज़ाहिर सी बात है अम्मी अबू इतना पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको पता नहीं है इतना कि ये बाकी चीज़ें क्या होती हैं। तो जब मैंने अम्मी को बताया जी वो एक बंदा हमें बुला रहा है, तो ऐसे समझ लें कि हमें ना इन्वेस्टमेंट टाइप कुछ मिलेगी, बड़ी मुश्किल से इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया उन्होंने। तो अब अम्मी कहती हैं जी हाँ ठीक है, ओके बेटा चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हें पैसे कोई नहीं दे रही, तुमने खुद ही जाना है। तो तब मैंने अम्मी को बताया, और आई स्टिल रिमेंबर वो मोमेंट, मुझे नहीं भूलता कि जब मैंने अम्मी को बताया कि अम्मी ये ना उनकी तरफ से ही है, हमने ना उन्होंने हमें पैसे देने हैं और फुली फंडेड है, उन्होंने हमें पैसे देने हैं, हमें खाना उन्होंने खिलाना है, हमें जो है वो रहने के लिए जगह उन्होंने देनी है, और मज़े की बात यह है कि हमने जहाज़ से जाना है। तो वो और तब उस दिन जाके जो है ना वो मेरी फैमिली को लगा कि वाकई हमारा बेटा कुछ कर रहा है। तो वो मेरे लिए एक इमोशनल मोमेंट भी था और काफ़ी एक अच्छा मोमेंट था, जो मुझे जो है वो कभी नहीं भूलेगा। और वो जो है लाइफ का एक जो है वो फर्स्ट एक टूर था जिधर फैमिली बड़ी खुश थी जी, बेटा हमारा जा रहे हैं, और माशाल्लाह चलो जी, दुआओं के साथ आना, दुआओं के साथ जाना। अदरवाइज़ कहीं जाते हैं तो फैमिली ये कह रही थी नहीं जाना, ये मसला है वो मसला है, लेकिन फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट करती है, नो डाउट। आपने जब अपना काम स्टार्ट किया था तो तकरीबन 1 साल तक आपकी फैमिली ने ही इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि आप एक स्टार्टअप रन करें, आप जॉब नहीं कर रहे। तो जब आप रिसर्च के प्रोसेस में थे, जब आपकी फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट नहीं थी, जब आप अपना आइडिया ठीक तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, तो व्हाट वाज द बिगेस्ट मोटिवेटर दैट केप्ट यू कंसिस्टेंट थ्रू आउट द आइडिया? अगर हम देखें कोई भी बंदा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए वो उसकी जो मोटिवेशन होती है वो खुद होता है।
मेरे लिए मेरी मोटिवेशन मैं खुद था कि यार मैंने कुछ ना कुछ करना है। अब मैं ये देखूं कि मेरी पीछे से हमारा जो बैकग्राउंड है सब जॉब करते आ रहे हैं। जॉब की ऑप्शन मेरे पास डिग्री के बाद भी है, जॉब की ऑप्शन मेरे पास 10 साल बाद भी है। जो मैं अपनी फैमिली को भी समझाता हूँ कि जॉब ना, आप जिस दिन बोलेंगे ना जॉब का मसला नहीं है, मैं जो है वो 2 दिन 3 दिन हफ्ता महीना लगा के जॉब मिल जाएगी, जॉब का इशू कभी भी नहीं है, ठीक है। बट ये है कि अगर मैं अगर आज ये स्टेप ले जाता हूँ कि मैं अपना स्टार्टअप को ग्रोथ लेवल पे ले जाता हूँ, बड़े लेवल पे ले जाता हूँ, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनमें से बन जाऊँगा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो अपॉर्चुनिटी जो है वो सिर्फ वन टाइम है। जॉब अपॉर्चुनिटी लाइफ टाइम के लिए चल रही है, बट ये जो अपॉर्चुनिटी है स्टार्टअप की तरफ आना, ये सिर्फ वन टाइम है। ये मैंने आज कर ली, कल परसों नहीं है ये। तो ये मैंने जब अपने दिल को, अपने माइंड को समझा लिया कि यार ये मैंने करना है, करना ही करना है, तो देन फिर फैमिली सपोर्ट करे ना करे, सपोर्ट तो खैर फैमिली करती रही है, बट ये मैंने सोच लिया कोई सपोर्ट करे ना करे, बट स्टिल सबसे बड़ी सपोर्ट मुझे जो है ना मेरे बहन भाइयों ने दी। ठीक है, मेरी सिस्टर ने, मेरी सिस्टर मैरिड है, मेरा भाई है बड़ा, उसने, मेरे छोटे भाई ने, के बड़ा भाई जो है वो तो इस तरह से मुझे कभी भी मिलता है, यार तुमने ये छोड़ना नहीं है, अम्मी अबू कुछ भी बोल देना, तुमने ये छोड़ना नहीं है। तो वो मेरे लिए एक बड़ा अच्छा मोमेंट होता था जब वो इस तरीके से सपोर्ट मिलती थी। तो खैर मैंने नहीं छोड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह अब हम कर रहे हैं। अब इसको इंशाल्लाह जो है वो मशीनरी से स्टार्ट करेंगे और देन इसको बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। दैट इज़ वेरी इनक्रेडिबल बिकॉज जॉब आप कर तो कभी भी सकते हैं बट बीइंग द वन हु क्रिएट्स अ जॉब इज़ समथिंग वेरी जनरस दैट यू कैन कंट्रीब्यूट इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। एग्जैक्टली ऐसे ही है। सो आपके बैकग्राउंड की बात अभी हमने कर ली, अब हम फर्दर बात करेंगे आपके फ्यूचर के बारे में, री लाइफ के फ्यूचर के बारे में। सो व्हाट आर द फ्यूचर गोल्स ऑफ री लाइफ एंड व्हाट डू यू हैव इन योर माइंड फॉर री लाइफ? री लाइफ के जो फ्यूचर गोल्स जो हमारे माइंड में हैं वो ये हैं कि हम ये चाहते हैं, अभी हम हैंडमेड पेंसिल बना रहे हैं, तो हम इसको जो है वो मशीनरी से हम चाहते हैं कि इसको बनाएं ताकि हम इसको इंडस्ट्री लेवल पे लेके जा सकें। और अभी जस्ट हमारा लाहौर में है, हम लाहौर में सेल कर रहे हैं, ठीक है। बट आप वैसे लाहौर के किसी भी पाकिस्तान के किसी भी एरिया में बैठ के ऑर्डर कर सकते हैं। बट हमारा ये टारगेट, हमारा ये मिशन है कि हम जो है वो इतने बड़े लेवल पे अपनी प्रोडक्शन को ले जाएं कि बच्चा जो है वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में बैठा है तो वो अपने घर के पास कोई स्टेशनरी शॉप है, कोई बुक शॉप है, या कोई भी एक नॉर्मल स्टोर है, उधर से उसको हमारी पेंसिल इजीली जो है वो बाय कर सके। तो अभी हमारा ये फ्यूचर गोल है कि हमने पाकिस्तान के कोने कोने तक जो है वो री लाइफ की पेंसिल को लेके जाना है। और इस गोल को अचीव करने के लिए कोई ऐसे एक्शनेबल प्लान्स जो आपके माइंड में हो? एक तो ये है कि हमारा कुछ एक दो इन्वेस्टर्स हमारे साथ अलाइन है, उनसे हमारी बातचीत चल रही है। सेकेंडली ये है कि ज़िंदगी प्राइज़ रीजनल्स का जो है वो एक्सेलरेटर प्रोग्राम में मैं हूँ। उसके बाद जो है वो उनका फाइनल होगा इस्लामाबाद में, जिसकी प्राइज़ मनी आई थिंक 1 मिलियन है, और 1.5 मिलियन और 1 मिलियन के अराउंड, 1 मिलियन तो फाइनलिस्ट के लिए है, कन्फर्म है। इसके बाद जो है वो हम सेमीफाइनलिस्ट में सेलेक्ट हुए जीसा। जीसा बेसिकली एक ग्लोबल इवेंट है, और लास्ट ईयर वो ओमान में हुआ था। इस साल वो आई डोंट नो किधर होता है, बट उसकी भी कुछ डॉलर्स में प्राइज़ मनी है। देन जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी में जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी का जो इनोवेशन हब है, इंक्यूबेशन सेंटर में उधर इनक्यूबेट हूँ। तो कुछ सपोर्ट हमारी इनोवेशन हब की तरफ से भी है। तो इस तरीके से जो है ना हम ये सारी चीज़ें प्लान करके चल रहे हैं ताकि जो है वो हमें फाइनेंशियल कोई इशू ना हो इन फ्यूचर। That is great to hear. I really wish you good luck for all of your initiatives and all of your plans. थैंक And यू I would सो like to मच। know more about the products. Are there any products that you do have in your mind and in pipeline that Relife might launch in future? हाँ एग्जैक्टली, हमारे माइंड में जो है वो हमने पहले पेंसिल बनाई, पेंसिल जो हमने लॉन्च भी कर दी है। आप इवन हमारी वेबसाइट है relife.pk के नाम से आप जाके बाय भी कर सकते हैं। फर्दर देन हमने जो इन फ्यूचर प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे बना लिए हमने। हमने पेपर पेन बना लिया है जिसके सेम टॉप में सीड्स है, हमने पेपर कलर बना लिया है, और हमने जो है वो एक हमें रिक्वायरमेंट आई थी जो मैंने जो है वो कस्टमर ने मुझे 2-3 कस्टमर ने पूछा कि ये पेंसिल बन सकती है, तो वो मैंने कस्टमर्स के अकॉर्डिंग बनाई है। वो ये था कि बहुत सारे कस्टमर का मैसेज आया कि आपके पास जो है वो पेपर पेंसिल विद सीड्स एंड रबड़ अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि मोस्टली आप पेंसिल यूज़ कर रहे होते तो आपका दिल होता है कि जी आप ना वो रेज़र भी कर लें। तो उसी तरीके से हमने क्या किया कि सेम सेम यही इसी तरीके की पेंसिल है, सीड्स भी हैं और रबड़ भी है। और वो आप जब पेंसिल, वो बड़ी मज़े की पेंसिल है, और वो पूरी दुनिया में एक पेपर कलर, पेपर पेंसिल विद सीड्स एंड रबड़, ये पूरी दुनिया में इवन अ सिंगल कंपनी कोई भी नहीं बना रहा। जो कि मैंने खुद जो है वो मैं बैठा सोचा कि ये बन सकती है, और देन वो हमने बनाई है। तो ये हमारी इंशाल्लाह फ्यूचर प्रोडक्ट्स होंगी।
That is great. And about सी पाकिस्तान, कनेक्टिंग बैक टू द कन्वर्सेशन दैट वी वर हैविंग थोड़ी देर पहले, आप अभी बात कर रहे थे सी पाकिस्तान के बारे में कि सी पाकिस्तान प्रोवाइडेड यू अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू शो केस योर सेल्फ. सो कैन यू से एनी वर्ड्स फॉर अदर स्टार्टअप्स जो कि अभी मार्केट में हैं? आर दीज इवेंट्स एनी हेल्पफुल फॉर देम टू शो केस दम सेल्फ एंड शेयर देयर आइडियाज विद अ ब्रॉडर ऑडियंस? एग्जैक्टली सी पाकिस्तान इवन कोई भी इवेंट है स्टार्टअप के रिलेटेड तो उसका आपको डेफिनेटली फ़ायदा होता है. वक्ती तौर पे ना हो बट इन फ्यूचर कहीं ना कहीं जाके उसका बेनिफिट आपके स्टार्टअप को पहुंचता ही पहुंचता है. अब अगर हम सी पाकिस्तान की बात करें, सी पाकिस्तान आई थिंक ऐसा वाहिद इवेंट होगा जो स्टार्टअप्स को फ्री जो है वो एक स्टॉल प्रोवाइड करता है एक्सपो सेंटर में. अदरवाइज़ कितने भी जितने भी जो है वो एक्सपो सेंटर में स्टॉल्स लगते हैं उसका स्टार्टअप को पे करना पड़ता है. बट सी पाकिस्तान वाहिद इवेंट है जिधर आपको पे नहीं करना पड़ता. आप अपनी प्रोडक्ट फ्री ऑफ को शोकेस कर सकते हैं, आपने बेचना है बेच सकते हैं. और एक जो है वो इतनी ज़्यादा ऑडियंस उधर आई होती है, आप उनको अपनी प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, सेल कर सकते हैं. और एक नेटवर्किंग हो जाती है बिकॉज़ ये 3 डे का इवेंट होता है. इसमें नेटवर्किंग सेशन भी होते हैं, मेंटोरशिप सेशन भी होते हैं. आई थिंक कोई योगा वगैरह भी कराते हैं माइंड को फ्रेश करने के लिए. तो बड़ा मज़े का इवेंट होता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली कोई भी जो है वो स्टार्टअप है तो उसको अप्लाई करना चाहिए सी पाकिस्तान में. और जो है वो एक बहुत ही अच्छा उसको फीडबैक मिलेगा और बहुत अच्छा उसको देखने को मिलेंगी चीज़ें. इट इज़ रियली ग्रेट टू हेयर, स्पेशली फॉर स्टार्टअप्स जो कि ऑलरेडी बहुत सारे फाइनेंशियल चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं. सी पाकिस्तान प्रोवाइड्स देम अ प्लेटफॉर्म टू प्रेजेंट देमसेल्व्स फ्री ऑफ कॉस्ट. All right, and now is the time for my favorite round that is called rapid fire. You have to answer with the first thing that comes to your mind. मैं आपसे कुछ questions पूछूंगी and you have to answer that accordingly. What is your favorite eco-friendly product other than real life pencils? इको ब्रिक्स. The best piece of advice you have received as a founder? स्ट्रॉन्ग पिच, कंसिस्टेंसी, आई थिंक बहुत. One sustainable habit that you think everyone should adopt? यूज़ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स. Tea or coffee? टी. What's one word that best describes your journey with real life so far? माई पैशन. Your favorite quote that keeps you motivated? खर्द को गुलामी से आज़ाद कर, नौजवानों को पीरों का उस्ताद कर. ये हमारे एक मेंटोर हैं, वो हमें ये शेर सुनाते होते हैं. तो ये दैट्स. इसका मतलब क्या है वो भी प्लीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन करें. इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने पहले बताया कि फैमिली की तरफ से कुछ जो है वो आपको एक बॉर्डर्स बन जाते हैं जो हमारे माइंडसेट में बने हुए हैं. जी ये काम करोगे ऐसे हो जाएगा, ये काम करेंगे ऐसे हो जाएगा. तो स्टार्टअप की तरफ लोग बहुत कम, या कोई बच्चा कुछ खुद से करना चाह रहा है तो हम उसको करने नहीं देते. तो ऐसा इसका मतलब ये बनता है कि आप कुछ भी काम करना चाह रहे हैं ना, ठीक है, तो आपने आज़ादी से उसको काम को करना है. ठीक है, खुद को गुलामी से आज़ाद कर और नौजवानों को पीरों का उस्ताद कर. इसमें यह है कि हमें ये लगता है कि अब बड़े हमारे ये कह रहे होते हैं जी ये तो बच्चा है, ये तो कुछ कर नहीं सकता, ये बच्चा है, ऐसा है वैसा है. तो इस तरह नहीं है, बच्चे भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं. अगर हम अदर कंट्रीज में जाके देखें तो बच्चे ही कर रहे हैं कुछ. तो ये बेसिकली इसका मतलब एट द एंड ये बनता है कि आप खुद कुछ करें और जिससे जो है वो आप कुछ भी कर सकते हैं. सिंपल है. Great to hear of poetry as a motivation. I've never heard of it personally कि कोई poetry को as a motivation understand करता हो. Yeah, exactly. Thank you so much. Well, any last advice for other entrepreneurs, especially who are starting out in the field of sustainability? एडवाइस मेरी यही है एंटरप्रेन्योर से. अभी जो भी स्टार्टअप स्टार्ट करता है स्टार्टिंग में उसको ये लगता है, मुझे भी ऐसा लगता था, आज स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे कल कुछ हो जाएगा, कल जो है परसों बड़ी कंपनी बन जाएगी. तो ऐसा नहीं है. आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करें. और कोई भी बंदा आपके साथ कमिटमेंट कर देता है मैं ये कर दूंगा, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, तो ऐसा आपने नहीं सोचना. आपने जस्ट ये सोचना है आप हैं और अल्लाह है. ठीक है, आप जब इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें और बेहतर होंगी. और थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग चीज़ है स्टार्टअप की तरफ आना. सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप स्टार्टअप की तरफ आए हैं, तो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है. बट आपने जो है ना वो कंसिस्टेंसी शो करवानी है, छोड़ना नहीं है, लगे रहना है. तो कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है. और एक एडवाइस मेरे दोस्तों से है जो मेरे क्लासमेट्स हैं, और वो अब मैं खैर उनको कहता रहता हूँ, समझते नहीं. शायद इस पॉडकास्ट से जो है वो देखें तो शायद वो समझ जाएं कि जब भी कोई फ्री टाइम होता है, क्लास ले ली है या कहीं बैठे हैं, तो बस वो कहते हैं जी इधर आ जाओ, ये करते हैं, या वो उधर बैठ जाते हैं, फलाने कोने में बैठ जाते हैं, फूड स्ट्रीट चले जाते हैं.
तो लाइक कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिससे जो है वो उनको फ़ायदा हो, जिससे उनको पता चल रहा हो कि हमारा जो फ्यूचर है कि वो कुछ ब्राइट हो सकता है। तो लाइक वो फजूल के काम, वो जो है ना, कोई वही जो है बच्चों वाली हरकतें, नो डाउट मैं करता हूँ। मैं, आप अगर जाके देखें, मैं ये भी चीज़ें, बट एक हर एक चीज़ का टाइम है। अब अगर फाइनल ईयर में आके भी आपको नहीं पता कि आपने करना क्या है, तो आई थिंक आपकी डिग्री वेस्टेज है, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ एट द एंड अगर आपको नहीं पता चला कि आपने करना क्या है। सो स्टार्टअप की तरफ आएँ, अगर आपने स्टार्टअप स्टार्ट कर लिया तो कंसिस्टेंसी के साथ उसको करते रहें, छोड़े ना। That is such a great advice for everyone other than your friends. हमारे बाकी listeners के लिए भी it has been a great advice and it can be very useful. Highlighting 3 key element factors. First of all, set a direction. Number 2, never lose focus. And number 3, keep going on with consistency. Thank you so much for joining us today, Mudassir. It has been great talking to you, learning about you and real life, and learning about your mission to make a better, greener Pakistan. Thank you so much for inviting me. Thank you. And to our listeners, thank you so much for tuning in to another exciting episode of Upstart. Don't forget to like, subscribe, share, and follow us on social media. I'm your host, Hadika Bukhari. See you next time.